हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा सीईटी का, एंड दैट इज ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। तो इस वीडियो में आपका जैसे हम लोग करते आ रहे हैं सिनॉप्सिस होगा पूरे चैप्टर का, थियरी पार्ट, और जहाँ कहीं भी मुझे फॉर्मूला जो अच्छे से मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना पड़े वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा एक सिनॉप्सिस थियरी का। और उसके बाद फिर अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देंगे, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, ठीक है, चालू करते हैं। तो भाई देखो, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे मोशन करता है, ये आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरह से ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी स्लांट भी हो सकता है। बस एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में जाना है और उसके बाद फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, फिर वहां पे जाना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर कोई पार्टिकल इस तरीके का मोशन परफॉर्म करते जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डायरेक्शन में जाना, उसके बाद फिर वापस से रिटर्न आके दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, आगे जाना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, इस तरह का कोई भी मोशन अगर परफॉर्म करता है कोई, तो उसे हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके ऑसिलेशन के। ऑसिलेशन में आप देख सकते हो कि अगर एक सिंपल पेंडुलम को आप लटका दो और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और उसके बाद छोड़ दो, तो ये आगे पीछे कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाता है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि अगर मान लो एक स्प्रिंग लो और एक स्प्रिंग में एक मास अटैच करो और उसके बाद उसको हल्का सा खींचो और छोड़ दो, तो ये जो बॉडी है या मास है ये आपका इस तरह से ऑसिलेट करना चालू कर देगा, आगे पीछे जाना चालू कर देगा। समझे? तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए ऑसिलेशन के। अब देखो, ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऑसिलेशन का ही एक टाइप है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कब बोलेंगे, इसका यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दो टाइप का होता है, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हम लोग बाद में करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर ध्यान देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बार हम लोग लिखेंगे नहीं, तो उसको हम लोग शॉर्ट में SHM लिखते हैं, SHM। ठीक है, तो अगर देखो मान लो अगर नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ SHM लिखा हुआ है, तो आप मान के चलोगे कि वो लीनियर SHM होगा, या फिर सिचुएशन के हिसाब से हमको आइडिया आ जाता है कि लीनियर SHM है कि एंगुलर SHM है। तो ये दोनों क्या है वो देखेंगे, एंगुलर SHM हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे आप पूरे चैप्टर में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन में अगर सपोज करो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लाइन में ही हो जा रहा है, एक पूरे लाइन में अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एंगुलर में बेसिकली बॉडी आपका रोटेट करता है, इसमें बॉडी होता है और बॉडी आपका क्या होता है? रोटेट करते जाता है, आगे पीछे रोटेट करता है। जैसे एक बहुत बड़ा डिस्क ले लो आप और उसको क्या करो, आप किसी रस्सी से बांध दो और थोड़ा सा घुमा के छोड़ दोगे, तो ऐसे आगे पीछे रोटेट करता जाएगा, तो वो एंगुलर SHM हुआ जब रोटेशन आता है। तो लीनियर SHM में पार्टिकल होता है और पार्टिकल आगे पीछे मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम इसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ही ऑसिलेशन है? देखो, ऑसिलेशन में बस इतना ही है कि आपका आगे पीछे मोशन होगा, दैट्स इट। लेकिन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम तब बोलेंगे जब कुछ कंडीशन है उसका, और एक कंडीशन ये है कि आपका जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो -kx के इक्वल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर सपोज करो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो जिस डायरेक्शन में बॉडी को आप डिस्प्लेस करोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उस पर फोर्स लगे और वो फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि देखो k यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, k को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। अगर k कांस्टेंट है तो साफ साफ दिख रहा है आपका जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये कंडीशन है आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, दैट योर एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब क्या है, देखो जिस पॉइंट के अबाउट आपका ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब एक पॉइंट है जिससे आगे जा रहा है, बॉडी पीछे जा रहा है, उसे हम लोग मीन पोजीशन बोल देंगे। दिस इज मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। इस मीन पोजीशन से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूं बॉडी का, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, सॉरी जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो बॉडी का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स है कौन सा, ये फोर्स होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर बॉडी पे लगता हुआ रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को वापस से अपने मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। तो जो बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब अगर आप बाहर खींचोगे तो फोर्स अंदर लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, और अगर आप अंदर दबाओगे तो फोर्स बाहर लगेगा। तो जब ऐसा कंडीशन हो, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए, तब हम कहेंगे कि आपका बॉडी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऑसिलेशन तो कर ही रहा है वो आगे पीछे, पर अगर ये ऑसिलेशन के साथ साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप इसका देखो, तो अगर सपोज करो आप एक स्प्रिंग लेते हो और एक स्प्रिंग मान लो इसका स्ट्रेचिंग अभी तक किया नहीं है, ये अनस्ट्रेच्ड है और इस पोजीशन पे है, और एक किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स बाहर की ओर लगाया। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है स्प्रिंग में, जब आप इसको बाहर खींच के छोड़ दोगे तो ये जो आपका ब्लॉक है, मास है, वो रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने का मतलब ये है कि अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या रीस्टोरिंग फोर्स सब में लगता है? देखो सब में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओगे, उसको खींचोगे, छोड़ दोगे तो वापस चला जाएगा। पर स्प्रिंग की ऐसी खासियत है, रबर की एक खासियत होती है इन सारे ऑब्जेक्ट्स में, जब आप उसे खींचते हो तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो उसे वापस ले जाता है। समझे? तो जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा बताओ, ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे। और हमको पता है कि ये आपका मेन पोजीशन है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये आपका मेन पोजीशन है। इस पोजीशन से आपने क्या किया, उसको स्ट्रेच करके बाहर कर दिया। तो आपने इसको डिस्प्लेस किया है, कितने एंगल से डिस्प्लेस, कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है, x से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने इसको फोर्स कहाँ पे लगाया बताओ? आपने फोर्स लगाकर, सॉरी, आपने इसको डिस्प्लेस कहाँ किया, बाहर की ओर। लेकिन आप देखोगे कि जैसे आप यहाँ पे छोड़ते हो, जैसे इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए, इस पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स, और दूसरा इस पर लगता है अंदर की ओर रीस्टोरिंग फोर्स। ये फिलहाल इस पोजीशन पे आपने जब तक इसको पकड़ रखा है तब तक रीस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसी वजह से बॉडी आपका रेस्ट पे होता है। पर जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स हटाते हो तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स बच जाता है, एंड दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ले आता है। जैसे आपने छोड़ दिया उसे, अप्लाइड फोर्स गया, रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ले आता है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपने डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किया बाहर की ओर। हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से लेंगे। मेन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर, जिस पोजीशन पे अगर आपका ये बॉडी हो तो आपका स्प्रिंग जो है उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, ना ही स्ट्रेचिंग है और ना ही कॉम्प्रेशन है, वो रिलैक्स पोजीशन पे है। इसको ना तो किसी ने खींचा है और ना ही अंदर गया है। स्प्रिंग में कोई कॉम्प्रेशन या स्ट्रेचिंग नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मैं उसको बाहर की ओर खींचता हूं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर डेवलप होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरी बात, जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इसके ऊपर। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, और इसलिए जो ब्लॉक अभी परफॉर्म करेगा वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे आप इसको छोड़ देते हो तो ये फोर्स इसे वापस लाता है। वापस लाने के बाद इसको मेन पोजीशन पे ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता बताओ? देखो, जैसे ही मेन पोजीशन पे आएगा वैसे इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तभी तक लगेगा जब तक आपने इसको स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर रखा है। स्प्रिंग जैसे ही अपने मेन पोजीशन पे आया वो रिलैक्स पोजीशन पे चला जाएगा, और जब रिलैक्स हो जाएगा तो इस पर, इसका मतलब ब्लॉक पर अब स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है।
लेकिन क्योंकि बॉडी यहाँ आते आते वेलोसिटी गेन कर चुकी थी, अब बॉडी यहाँ से छोटी थी तो फिर भाग रही थी ना जोर से, वेलोसिटी गेन कर चुकी थी, जो वेलोसिटी गेन कर चुकी थी इसके वजह से अब यहाँ पे रुक नहीं पाएगी, अपने उस वेलोसिटी की वजह से ही आगे कंटिन्यू करती है। मतलब इसमें इनर्शिया, देखो किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो अपने आप रुकेगी थोड़ी ना, इस पर कोई फोर्स भी नहीं, जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है तो इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, पर क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इसके पहले लग रहा था ना, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स ने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी थी, तो यहाँ तक आते आते इसके पास एक वेलोसिटी आ जाता है और इनर्शिया की वजह से वो उस वेलोसिटी से कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद फिर वो पीछे आता है। अब जैसे वो पीछे आता है तब क्या होता है, स्प्रिंग आपका दबने लग जाता है, कॉम्प्रेस होने लग जाता है, समझ रहे हो। और कॉम्प्रेस होने की वजह से अब देखो डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हो गया, अब आपने इसको कहाँ डिस्प्लेस किया, अंदर की ओर। तो जब वो कॉम्प्रेस होने लग जाता है तब इस पर फोर्स, यही रिस्टोरिंग फोर्स अब बाहर की ओर लगने लग जाता है। मतलब हमेशा आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो मेन पोजीशन की ओर ही होगा, यहाँ से देखोगे तो मेन पोजीशन की ओर, यहाँ से देखोगे तो मेन पोजीशन की ओर। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये अंदर की ओर, तब आपका रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर लगने लगा, अगेन ऑपोजिटली डायरेक्टेड। और जितना ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इसको यहाँ पे रुकने नहीं देता है, सॉरी यहाँ पे इसको जो है ना, इस बॉडी को वापस से अपने मेन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है। फिर से ये अभी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद जैसे वापस ये मेन पोजीशन पे आता है, फिर से ये ऑलरेडी वेलोसिटी गेन कर चुका होता है, आपका स्प्रिंग रिलैक्स हो जाता है, उस पर फोर्स जीरो हो जाता है। पर क्योंकि इसके यहाँ तक आते आते इसने फिर से वेलोसिटी गेन कर लिया है, तो इनर्शिया की वजह से उस वेलोसिटी से फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, आगे जाते हुए स्ट्रेच हो जाता है, तो फिर ये वाला कंडीशन आ जाता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर से वापस लाता है। और इस तरीके से ये इन दो पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाता है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता जाएगा। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता है इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये दो पॉइंट्स हैं, और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ये आपका मेन पोजीशन, जहाँ पे आपका या तो मेन पोजीशन बोलते हैं या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। मेन को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, इसमें आपका स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। इन दो पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाएगा। अगर ये सेटअप आपका वैक्यूम में है, जहाँ पे कोई दूसरा फोर्सेस नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहा है, जिसके वजह से इसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो ये जिंदगी भर कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होता है। पर जनरली हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड मतलब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो क्योंकि ये धीरे 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 आपका इसका एनर्जी खत्म होते रहता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो एयर होता है और एयर उस पर फोर्स लगाता है, रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होते होते ये रुक जाता है। लेकिन अगर मान लो इसको वैक्यूम में आप करोगे तो ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये जो ब्लॉक यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है आपका ब्लॉक, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ गए ये चीज? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपने देखा कि कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ब्लॉक था, स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक, वो क्या कर रहा था, यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे देखो दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम 2। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और जो आपका बीच वाला पॉइंट है उसको या तो मीन पोजीशन बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। समझे? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। मतलब मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ से एन यहाँ से सॉरी यहाँ मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। दूसरी बात यहाँ पे ये कि आप यहाँ पे देखोगे जो के है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हो आप। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, और ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये जो के बाय एम है
इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, तो जिससे आपका ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाय एम। ये इक्वेशन आप ओमेगा का याद रख सकते हो। ओमेगा को हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और आप अगर के बाय एम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो आपको एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन भी जो है वो ये कांस्टेंट है, वैसे ओमेगा कांस्टेंट होता है, माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो एसएचएम का या तो ये कंडीशन आप बोल सकते हो या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कोई भी कंडीशन चलेगा। दोनों ही सूरतों में आपका अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब देखो एक सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब दूसरा भी हो ही जाएगा। तो आपका जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड का इसका इक्वेशन जो होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। और अगर आप ओमेगा का वैल्यू यहाँ से रूट ऑफ के बाय एम डाल दोगे तो t का वैल्यू आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यही होगा। रूट ऑफ के बाय एम है ना, के बाय एम नीचे आ जाएगा तो m ऊपर चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, n इज इक्वल टू आप जानते हो 1/t होता है। तो इसका मतलब एक इस इक्वेशन से ले आओ, 1/t मतलब ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इस इक्वेशन से आ सकता है ओमेगा का वैल्यू डालने पर 1/2 पाई रूट ऑफ के बाय एम। तो ये फ्रीक्वेंसी का दो फॉर्मूला हो गया। इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। देखो एक भी फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बाकी अपने आप आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि टी, ओमेगा और एन ये तीनों आपस में रिलेटेड है। टी, ओमेगा और एन जो है ये आपस में रिलेटेड है। अगर आपको तीनों में से एक भी पता है तो तीनों पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपको टाइम पीरियड पता है, तो टाइम पीरियड पता है तो इस इक्वेशन से आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, n इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको इस इक्वेशन से ओमेगा पता चल जाएगा। अगर आपको ओमेगा पता है तो आपको इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा तो इस इक्वेशन से टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो तीनों में से अगर एक भी आपको पता है तो बाकी दो आपको अपने आप पता चल जाएगा। समझ गए ये चीज, ठीक है। तो ये आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बाकी उसके अलावा देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बारे में यहाँ पे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, वो एक कॉन्स्टेंट आप मान के चलो। वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे मैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ और फिर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी लिखूंगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो उस हिसाब से माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आपके लीनियर एसएचएम के हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है। इसमें से अगर मैं सपोज करो बात करूं यहाँ पे इन दो इक्वेशंस के टाइम इंडिपेंडेंट की, तो एक सेट ऑफ इक्वेशन ये भी हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस सेट में पहला वाला इक्वेशन तो सेम है, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है वेलोसिटी का। और तीसरा आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ गए? अच्छा अब देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं बात करूँ फाई के वैल्यू के बारे में, मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा फाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो कहाँ पे आपका मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होता है। देखो ये आपका राइट एक्सट्रीम है, तो इसको मैं एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लिख देता हूँ, सॉरी लेफ्ट एक्सट्रीम है, नहीं ये लेफ्ट होता है, हाँ ये लेफ्ट है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये आपका राइट एक्सट्रीम है, या फिर इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, ई पॉजिटिव,
और इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, ई नेगेटिव, और ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन आपका ये आ गया। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहीं से हम देख लेते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा याद रखना मीन पोजीशन से ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हो तो मीन पोजीशन पे ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम ई प्लस में ऊपर लिख देता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस ए होगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू माइनस ए होगा यहाँ पर, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और बीच में x का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा, पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस और माइनस a है, जो कि इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। समझ गए? अच्छा, बात करते हैं वेलोसिटी की। तो बच्चों वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, देखो मिनिमम वैल्यू तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, क्योंकि आपका जो स्प्रिंग है या कोई भी बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके अगर रुक जा रही है तो वेलोसिटी 0 है, और जब वो वापस रिटर्न आती है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसका मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि मीन पोजीशन के बाद फिर उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाती है और फिर यहाँ पे दूसरे एक्सट्रीम पे आके वो रुक जाती है। तो साफ साफ बात है कि इसकी वेलोसिटी का जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो एक्सट्रीम पे जाएगा, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पे जाके वो रुक जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वेलोसिटी का वो आपके मीन पोजीशन पे होगा। तो मीन पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू 0 है, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और वो कहाँ पे होता है बताओ, आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सट्रीम और x का मीन वैल्यू मीन पोजीशन पे है, मैक्सिमम वैल्यू इसका एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्योंकि मीन पोजीशन पे है तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डाल दो आप। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो रूट ऑफ a जो होगा, अच्छा ओमेगा होता है, सॉरी इसमें ओमेगा स्क्वायर नहीं होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो रूट ऑफ a स्क्वायर a हो जाएगा, तो ओमेगा a इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, मीन पोजीशन पे ओमेगा a इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे, पर मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा a होता है। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ओमेगा a होगा, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि मीन पोजीशन पे होगा। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। देखो जहां पे एक्सेलरेशन, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहीं पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे कि आपका एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहीं पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू a डालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगा, और माइनस a डालोगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा। तो a डालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और माइनस a डालोगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर a, पर इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो आप तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका वो ओमेगा स्क्वायर a आएगा, और वो भी आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना यहाँ पे कि आपका x का वैल्यू जो है, मतलब x, v और a, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू हमने नहीं लिखा। एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू वही होगा जो आपका x का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 करोगे तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और x का वैल्यू 0 हो रहा है मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 होगा। देखो मीन पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू भी 0 हो जाता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। साफ बात है, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, तो मिनिमम वैल्यू 0, वो भी उसके मीन पोजीशन पे होगा। तो ये सारे वैल्यूज होंगे आपके मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम वैल्यूज और ये मैक्सिमम वैल्यूज। मिनिमम वैल्यूज तो सबके 0 है, मैक्सिमम वैल्यू आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो, एक्स, वी और ए ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, एक एक ओमेगा बढ़ता चला जा रहा है।
पर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम जा रहा है आपका। समझ गए इतना चीज? आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, और यहां पे अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखो अगर आप स्प्रिंग्स को साथ में कंबाइन करके फिर ऑसिलेट करते हो तब उस केस में देखो क्या होता है, के का वैल्यू जो होता है ना, के का वैल्यू वो किस तरीके से ऐड होता है वो देखते हैं। देखो अगर मान लो आपका स्प्रिंग है और एक सिंगल स्प्रिंग है तो हमें पता है कि उसका टाइम पीरियड का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप टाइम पीरियड का वैल्यू किधर गया, ये रहा, t इज इक्वल टू 2π√m/k होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2π√k/m होगा। लेकिन अगर मान लो आपने दो स्प्रिंग्स को जोड़ रखा है, और किस तरीके से जोड़ रखा है, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और दूसरा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले काम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक के बाद एक अगर आपने स्प्रिंग लगा दिया, एक स्प्रिंग उसके बाद दूसरा स्प्रिंग इस तरीके से, और फिर ब्लॉक में लगाया आपने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मान लो फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, और फिर अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो अब इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, इसका टाइम पीरियड जो होगा, देखो इसका जो टोटल K होगा, टोटल K जिसको हम K इक्विवेलेंट बोलते हैं, पूरे स्प्रिंग का एक साथ अगर कंसिडर करोगे तो वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, देखो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। समझे? तो K1 K2 के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा आपका टोटल K, इस पूरे सिस्टम का टोटल K मतलब K इक्विवेलेंट क्या आएगा। और आप फिर आप टाइम पीरियड क्या निकालोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2π√m/K इक्विवेलेंट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2π√K इक्विवेलेंट/m। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे पहचाना है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से अटैच होता चला जाएगा, और आपका जो बॉडी है उस बॉडी से सिर्फ एक ही स्प्रिंग का एक ही हिस्सा अटैच्ड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप देखोगे तो स्प्रिंग्स को एक लाइन में तो जरूर, देखो दोनों ही केस में स्प्रिंग का एक लाइन में या पैरेलल एक ही लाइन के पैरेलल होना जरूरी है। तो अच्छा ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक ब्लॉक से दोनों स्प्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, या जितने भी स्प्रिंग्स है वो सारे के सारे स्प्रिंग्स एक ब्लॉक से अटैच्ड होंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो एक तो ऐसा हो सकता है, अगर आपने दो स्प्रिंग लगाया हो तो देखो दोनों स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच्ड है, तीसरा भी बनाऊंगा तो तीसरा स्प्रिंग भी ब्लॉक से अटैच होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर हर स्प्रिंग अटैच होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसका K1 इसका K2। एक और तरीका है, जैसे अगर आप इसको ऐसे देखते हो, ये स्प्रिंग ऐसा, फिर ये ब्लॉक और फिर ये, इसमें भी देखो आप कि इस तरह से इसको अगर डिस्प्लेस करोगे और छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखो दोनों स्प्रिंग का एक एक हिस्सा इस ब्लॉक से अटैच्ड है, यहां पे भी दोनों स्प्रिंग का एक एक हिस्सा ब्लॉक से अटैच्ड है। ऐसे केस में अगर आप टोटल K निकालना चाहते हो तो सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है K1 प्लस K2, और फिर आप टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/K इक्विवेलेंट, और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हो। समझ गए? अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक एंगल देखा था फाई, अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस फाई। अब ये फाई कहाँ पे और कैसे यूज होगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मान लो आपका ये इनिशियल एंगल होता है फाई, आपको क्या करना है, आपका जो ऑसिलेशन है उसको आप अज्यूम करना है आपको कि वो एक सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, मतलब मान लेते हैं कि आपका जो ऑसिलेशन है वो उसको एक यूसीएम की तरह मानना है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कल में घूम रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तब हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई एक डायमीटर ले लेता हूँ, मान लेते वर्टिकल डायमीटर ले लिया मैंने इस तरीके से, तो आप देखोगे कि आपका जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है। आप यहाँ पे काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो
तो ये मान लो आपका ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका x एक्सिस है। अब मान लेते हैं आपका जो पार्टिकल है वो फिलहाल इस पोजीशन पे है, यहाँ पे मेन पोजीशन पे। तो आप देखोगे कि मेन पोजीशन का ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है इसका एक प्रोजेक्शन आप सर्कल पे ले लो, इसका एक प्रोजेक्शन आप सर्कल पे ले लो। आप ये ऐसा बोलो कि कोई पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसका एक प्रोजेक्शन जो है वो आपका इस एक्सिस पे है और ये आपका डायमीटर है, यहां से लेकर यहां तक आप बोल सकते हो कि डायमीटर है। ना देखो पार्टिकल जब घूमने लग जाता है ऐसे, जैसे मान लो ये पार्टिकल आपका है, अब ये सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मान लो ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो इसका प्रोजेक्शन कहां आएगा बताओ? इसका प्रोजेक्शन आपका यहां पे आ जाएगा। अगर डायमीटर पे इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो यहां दिखेगा आपको, समझे? और अगर मान लो पार्टिकल यहां आ गया तो इसका प्रोजेक्शन कहां दिखेगा आपको? तब इसका प्रोजेक्शन आपको यहां पे दिखेगा, समझे? इन शॉर्ट जैसे जैसे पार्टिकल आपका ऊपर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन जो है ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जब यहाँ पहुँचने के बाद फिर आपका पार्टिकल यहाँ आएगा तो फिर से आप देख सकते हो कि इसका प्रोजेक्शन जो है वो नीचे आ चुका है। फिर आपका पार्टिकल जब यहाँ आएगा, सॉरी एक सेकेंड, तो जब पार्टिकल आपका फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो आप देख सकते हो उसका जो प्रोजेक्शन है वो फिर से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब प्रोजेक्शन उसका डायमीटर के अलॉन्ग फिर से नीचे उतरता जा रहा है, ऐसे ऐसे। समझ गया कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं प्रोजेक्शन यहाँ पे देखूँ और ये पार्टिकल यहाँ पे देखूँ तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका प्रोजेक्शन ऐसे गया और फिर जब ये रिटर्न आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन फिर नीचे आ रहा है और फिर जब ये नीचे आएगा तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे आएगा और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखोगे प्रोजेक्शन कि फिर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो आप देखोगे कि इसका जो प्रोजेक्शन है ये ऊपर जाके नीचे आके और फिर ऊपर आ गया, मतलब उसने एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कल में घूमता जाएगा और ये जो आपका उसका प्रोजेक्शन है इस डायमीटर पे वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक ऑसिलेशन को सर्कल पे देख रहे हो, ठीक है? ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है लेकिन उसका साथी जो है वो सर्कल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, समझे? और रिलेट कैसे करोगे? मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो आप ये एंगल देख लो, तो हम बोलते हैं कि मेरा ऑसिलेशन ने या मेरे पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसने इतना एंगल बना लिया। और यही एंगल जो है आपका, ये जो इनिशियल एंगल बनाता है, ये इस इनिशियल एंगल को हम लोग इनिशियल फेस या एपॉक कहते हैं, एपॉक कहते हैं। तो मान लो पार्टिकल आपका पहले से यहाँ पे था तो हम मान के चलेंगे उसने ऑलरेडी आपका एंगल फाई बना रखा है। अब देखो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ने लग जाता है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ने लग जाता है। तो पार्टिकल जैसे जैसे आपका ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, जैसे मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आया तो मैं बोलूँगा उसका इतना एंगल बन चुका है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं बोलूँगा इसका इतना एंगल बन चुका है। जब पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा तब मैं बोलूँगा कि उसने 90 डिग्री बना लिया है। समझे कि नहीं समझे? तो पार्टिकल जैसे जब यहाँ पे देखो ऐसे ये ऊपर गया 90 डिग्री बन गया, फिर 180 डिग्री बन गया, फिर 270 डिग्री बन गया और 360 डिग्री बन गया। तो जैसे इसने एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया, सर्कल पे एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया और एंगल 360 डिग्री का कवर हो गया। तो अगर सपोज करो ये पार्टिकल बस अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है तो 90 डिग्री कवर किया उसने, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस नीचे आ गया तो 180 डिग्री कवर किया, उसके बाद वो अगर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो 270 डिग्री कवर कर दिया और फिर वापस यहाँ पे आ जाता है तो 360 डिग्री कवर किया। समझ गए? इन एंगल्स को अगर तुम पाई के टर्म्स में देखो तो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, 90 डिग्री का मतलब π/2 एंगल होता है, 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, 270 डिग्री का मतलब 3π/2 होता है
और जब पूरा 360 डिग्री हो जाए तो 2 पाई एंगल होता है। तो बात सिंपल है, अगर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो π/2 यानी कि 90 डिग्री कवर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन से अगर पार्टिकल वापस अपने मेन पोजीशन पे आता है तो 180 डिग्री कवर हो जाता है यानी कि पाई एंगल। फिर उसके बाद अगर ये वापस से दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है तो 270 डिग्री कवर हो जाता है यानी कि 3π/2, और एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया तो 2 पाई एंगल कवर होता है। बस इसी तरीके से वो घूम रहा है। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक सर्कल कंप्लीट। मेन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो एंगल हो जाएगा आपका π/2 यानी कि 90 डिग्री। एक्सट्रीम से मेन पे पाई और दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। तो आप देखो ये एंगल अगर आप इनिशियली देख रहे हो तो इनिशियली अगर ये एंगल को देखोगे तो उसका नाम है इनिशियल फेज। और ये जो हम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको एंगल नहीं कहते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको फेज कहते हैं। हम बोलते हैं फेज ऑफ SHM है, समझे। तो ये वही फेज वही एंगल आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ पे इनिशियल फेज है, इनिशियल एंगल है, और ये पूरा का पूरा आपका फेज है। ωt+φ जो पूरा मिलके एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल फेज कहलाता है, और फाई जो है वो इनिशियल फेज कहलाता है। जैसे मान लो पार्टिकल आपने देखना चालू किया तो पार्टिकल आपका पहले से यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो आप बोलोगे कि मेरे पार्टिकल का इनिशियल एंगल फाई है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू θ/t होता है। एंगुलर वेलोसिटी हमने SHM में पढ़ा, सॉरी बोल रहा हूँ, रोटेशनल मोशन में पढ़ा था। ओमेगा इज इक्वल टू θ/t होता है, तो थीटा का वैल्यू ωt होता है। तो कुछ टाइम के बाद जब वो ये वाला एंगल कवर करता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ωt एंगल कवर करता है। तो पहले से यहाँ पे था, इस पॉइंट पे पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आता है t टाइम में तो वो इतना एंगल कवर करता है ωt। तो शुरुआत से टोटल एंगल कितना हो गया, ωt+φ। तो हम बोलेंगे टोटल एंगल इसका ωt+φ है, समझे। अब देखो अगर आपका पार्टिकल पहले से ही एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे है तो आपका फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपका पार्टिकल अगर पहले से ही एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो आप देख सकते हो फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो यानी π/2 हो जाएगा। अगर आपका पार्टिकल पहले से ही दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो फिर ये जो फाई एंगल है वो 270 डिग्री यानी कि 3π/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसे ऑसिलेशन में उतारें तो बात सिंपल है कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन यूज किया हुआ है ये यहाँ पे इनिशियल फेज इनिशियल एंगल फाई है। इन इक्वेशंस को यूज करते दौरान आपको ये देखना होगा कि फाई का वैल्यू क्या लेना है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पार्टिकल ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट करता है, आपने उसको कहाँ से देखना शुरू किया। अगर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन, पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो आप फाई का वैल्यू क्या लोगे बताओ, इनिशियल फेज। मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो एंगल फाई 0 होगा, तो आपको इक्वेशन में फाई का वैल्यू 0 लेना है। अगर मैं यहाँ से, अब देखो हम मान के चलेंगे कि आपका ये पार्टिकल पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है और फिर वापस रिटर्न आ जाता है। तो पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, इसका मतलब आपका 90 डिग्री कवर हो गया। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है मतलब 90 डिग्री कवर हो रहा है। तो अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल आपका ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो इसका मतलब इनिशियल फेज आपका π/2 हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है। और अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मतलब वो आगे यहाँ इतना एंगल पहले से कवर कर चुका है, या यहाँ से आगे जाके यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम लेफ्ट एक्सट्रीम बोलेंगे या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम बोलेंगे। तो पार्टिकल अगर आपका यहाँ पे है ऑलरेडी, इसका मतलब वो ऊपर जाके नीचे आ चुका है और टोटल 3π/2 एंगल कवर हो चुका है। तो अगर आपका पार्टिकल पहले से ही नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो ऐसे केस में आप फाई का वैल्यू क्या यूज करोगे, फाई का वैल्यू आप 3π/2 यूज करोगे। ठीक है। तो आपका पार्टिकल कहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, इस बात पे आपका फाई का वैल्यू डिपेंड करेगा, और वो आपको इन इक्वेशंस में यूज करना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फाई का वैल्यू इस हिसाब से आपको यूज करना है। समझिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे अब कॉम्पोजिशन ऑफ SHM की।
कॉम्पोजिशन ऑफ SHM, देखो अगर दो या दो से ज़्यादा तो नहीं होगा आपका, दो ही SHM है, कॉम्पोजिशन ऑफ SHM। अगर मान लो दो SHM आपका कंबाइन होता है, अब इन दो SHM में, ये दो SHM जो है, 2 SHMs, इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, सेम फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो आपको भी पता है फिर टी और ओमेगा भी सेम हो जाएगा, टी ओमेगा सेम। तो टी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी तीनों सेम होगा। डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड इनिशियल फेज, एंड इनिशियल फेज, तो दोनों का इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड वो अलग अलग होगा। तो अगर मान लो मैं पहला SHM लिखता हूँ, उसका इक्वेशन लिखता हूँ x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, तो देखो ओमेगा सबका सेम है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा भी सेम हो जाएगा। इनिशियल फेज फाई 1 अलग है पहले SHM का। दूसरा SHM अगर मैं लिखूँ तो देखो इसका भी एम्पलीट्यूड अलग होगा और फेज अलग हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब जब दो SHM एक साथ मिल जाएंगे तो जो नया SHM बनेगा, उस नए SHM का रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन हम लिख देंगे x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे r जो है वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों SHM का मिला के जो नया SHM तैयार हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे r मिलेगा, और डेल्टा जो है वो रिजल्टेंट इनिशियल फेज हो जाएगा, जो नया SHM बनेगा दोनों मिलकर उसका जो फेज होगा इनिशियल फेज, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, वो आपका डेल्टा हो जाएगा। R और डेल्टा दोनों का इक्वेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना डायरेक्टली। R का फॉर्मूला होगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। और डेल्टा का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ A1 साइन फाई 1, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, प्लस A2 साइन फाई 2 अपॉन A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, ठीक है। तो ये आपका R और डेल्टा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरे SHM का, और फिर रिजल्टेंट एपॉक या रिजल्टेंट इनिशियल फेज, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अब एनर्जी की। तो यहाँ पे आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी की हम अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM, ये लीनियर SHM ही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो लीनियर SHM में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ पार्टिकल के, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे देखो क्या होगा, दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना होगा। एक होगा काइनेटिक एनर्जी को मैं E के लिख रहा हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी E के, तो ये आपका हाफ m, देखो v स्क्वायर होता है ना, हाफ m v स्क्वायर, तो याद करो एक इक्वेशन आपका v का यहाँ से आ जाएगा, कहाँ गया, कहाँ लिखा था हम लोगों ने, देखो तो एक इक्वेशन v का यहाँ से होगा, एक इक्वेशन v का यहाँ से होगा, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, एक इक्वेशन ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। और m ओमेगा स्क्वायर जो है ना, m ओमेगा स्क्वायर को आप k स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि याद करो हमने क्या डिफाइन किया था ओमेगा का फॉर्मूला, अंडर रूट k बाय m, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर m आपका k लिखा जा सकता है। तो कहीं भी m ओमेगा स्क्वायर आपको दिखे तो आप उसको k लिख सकते हो, सॉरी k स्क्वायर नहीं k लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का। याद रखो अगर ये इक्वेशन यूज कर डालोगे तो आपका यही दो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k के टर्म्स में, ई के इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा हो जाएगा आपका हाफ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, SHM की काइनेटिक एनर्जी। अगर SHM की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, इसको हम लोग EP लिख दे रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM EP का भी देखो दो फॉर्मूला आएगा, हाफ, एक तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, और दूसरा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो होगा वो आपका x होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप m ओमेगा स्क्वायर को k लिख देते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसके अलावा यहाँ पे हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आप टोटल एनर्जी देखोगे इसका तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी ऑफ SHM, टोटल एनर्जी ऑफ SHM। तो अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ SHM की बात करूं, ई टोटल दैट विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको टोटल एनर्जी का भी दो इक्वेशन मिलेगा, एक m ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दूसरा आपको मिलेगा हाफ के, m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दो, k ए स्क्वायर। ये हो गई टोटल एनर्जी। आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टोटल एनर्जी आपका हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो पार्टिकल अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेन पोजीशन है उसका, अगर ऑसिलेट कर रहा है तो स्टार्टिंग में देखो कैसा होता है ना कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो मेन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मैं एनर्जी प्लॉट कर देता हूँ, तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, मेन पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस, और ये ए माइनस। धीरे धीरे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होते होते एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल रुक जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसी तरह से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये एक पैराबोलिक कर्व है काइनेटिक एनर्जी का, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम होके आपका, सॉरी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे धीरे धीरे जीरो हो जाएगा दोनों साइड। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो एक्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रेचिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे जीरो होता है, क्योंकि मेन पोजीशन पे स्ट्रेचिंग ही जीरो है। तो वो धीरे धीरे जैसे ही स्ट्रेचिंग बढ़ते जाता है, आपका उसका वैल्यू भी जो है वो बढ़ते चला जाता है इस तरीके से। और पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे, और धीरे धीरे आपका मेन पोजीशन पे जीरो हो जाता है। और किसी भी पॉइंट पे, एक्सट्रीम से लेकर मेन तक, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टोटल एनर्जी काउंट करो, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हर जगह आपको सेम ही मिलेगा, और ये होगा ये वाला वैल्यू, हाफ के स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर। मेन पोजीशन पे अगर आप आओगे तो मेन पोजीशन पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, तो आपकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है, तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। वैसे यहाँ पे भी आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और आपकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके टोटल एनर्जी के बराबर होता है, एंड दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम होता है एक तो दूसरा जीरो होता है, तो सारा टोटल एनर्जी उसी फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो ये पूरे एनर्जी की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, और है यहाँ पे, उसके बाद शायद आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मुझे लगता है एंगुलर एसएचएम बचेगा, लास्ट पार्ट इसका। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग। सिंपल पेंडुलम का अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो अगर मान लो सिंपल पेंडुलम के कोई क्वेश्चंस आए तो वो भी देख लेंगे। तो ये आपका पेंडुलम है, इसका ऑसिलेशन कुछ इस तरह से होगा। इसका हमने एम्पलीट्यूड बहुत छोटा रखा हुआ है, एम्पलीट्यूड छोटा रखा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इस पे ये याद रखना, जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना, रीस्टोरिंग फोर्स, उस रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू होता है mgx/L, mgx/L माइनस mgx/L होता है, और यही फोर्स इसे रिटर्न लाता है अपने मेन पोजीशन की तरफ। तो ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर कंपेयर करोगे -kx से, तो आपको k का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा mg/L, और यहाँ से आप बाकी सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m, k का वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू डालोगे mg/L तो mm कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे g/L हो जाएगा पहले तो। और उसी तरह से अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√L/g आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, t = 1/n, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/2π√g/L, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया। यहीं पे आपका आता है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है बस। तो ये नॉर्मल पेंडुलम ही होता है, पर इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। तो अगर t का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 = 2π/L/g का रूट हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दो तो आप देख सकते हो L का वैल्यू जो होगा वो g/π² आ जाएगा। तो ये सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ हो गया g/π²। दिस इज लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है, समझ गए। तो एंगुलर एसएचएम जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एंगुलर एसएचएम में आपका रोटेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, जैसे एक डिस्क लिया मैंने और इसको हमने ऊपर से बांध दिया। अब इस डिस्क को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे एक पर्टिकुलर एंगल से, मान लेते हैं आपने एक थीटा एंगल से इसको ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया और छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा बताओ, वो वापस से इसके अंदर ये जो आपका रस्सी है, रस्सी उसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लगा के उसे वापस घुमाता है, और वापस घूमते समय क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है घूमने की, तो अपनी जगह पे न रुककर दूसरे साइड चला जाता है उतने ही एंगल पे। तो ये थीटा एंगल से आगे, थीटा एंगल से पीछे घूमते रहता है ये। तो जब बॉडी रोटेट होता है इस तरीके से और तब ऑसिलेट होता है, तब ऐसे केस में हम लोग एंगुलर एसएचएम बोलते हैं कि एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब बॉडी जो रोटेट होती है वो टॉर्क की वजह से होती है। जैसे बॉडी को अगर मैं धक्का लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो बॉडी भागती है। जब बॉडी को घुमाना है तो हम उस पर टॉर्क लगाते हैं। इसकी बात हम रोटेशनल डायनेमिक्स में कर चुके हैं। तो याद रखना कि जब आपका एंगुलर एसएचएम है तो उसके सारे इक्वेशंस वैसे ही होंगे जैसे आपके लीनियर एसएचएम के थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी होंगी। जैसे कि आपको जहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट दिखता है उसके जगह पे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डालना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर एसएचएम में एक्स से डिस्प्लेस होता है और उसके बाद फिर वो आगे पीछे घूमता है। यहाँ पे थीटा से वो घूमता है, तो एक्स की जगह पे आप जहाँ कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाल दो। जो हमारा फोर्स था रीस्टोरिंग फोर्स, इस केस में रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, समझे। उसके अलावा एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। बाकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको मास दिख रहा था उस लीनियर एसएचएम में, मास की जगह पे आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालना पड़ेगा। हम रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर में देख चुके थे कि मास को रोटेशनल डायनेमिक्स में इनर्शिया रिप्लेस करता है। तो इन सारे जगहों पे आप ये वाली क्वांटिटीज डाल दो तो आपको सारे इक्वेशंस एंगुलर एसएचएम के भी आ जाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि लीनियर एसएचएम का इक्वेशन होता है
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा से रिप्लेस कर दिया, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अच्छा, एफ इज इक्वल टू माइनस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस सी थीटा होता है। के की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे सी लिख दिया, सी को टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, सी इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। तो सी थीटा, एक्स की जगह पे थीटा डाल दिया, ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, वैसे हमारा ओमेगा का फॉर्मूला था अंडर रूट के बाय एल, तो इस केस में क्या आ जाएगा बताओ, इस केस में ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के की जगह पे सी और मास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा। अल्फा ए का वैल्यू था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पे क्या आएगा थीटा, और ओमेगा की जगह पे ये डाल दो तो अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। सिंपल है। टाइम पीरियड की बात करें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा ही रहेगा, और ओमेगा का वैल्यू अगर आप रूट ऑफ सी बाई डालोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट सी बाई आई आ जाएगा, बस हो गया। इसी तरीके से आपको जहाँ कहीं भी एंगुलर एसएचएम मिले तो आपको इस तरह के इक्वेशन यूज करना है। जो इक्वेशन हमारे लीनियर एसएचएम के वही होंगे, बस इनकी जगह पे ये आ जाएगा। तो इसका एक आध एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मान लो एक मैग्नेट वाइब्रेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेट को अगर सपोज करो आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेट के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है उसका नॉर्थ साउथ। अगर आप उसको थोड़ा सा टॉर्क लगाकर घुमा दो और छोड़ दो तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा, आगे पीछे। तो क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है वाइब्रेशन में, तो ये एंगुलर एसएचएम होगा। एंगुलर एसएचएम में आप देखोगे अगर ये रीस्टोरिंग टॉर्क आप कैलकुलेट करते हो तो रीस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू इस केस में माइनस म्यू बी थीटा आता है, जहाँ पे म्यू जो है वो बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो आपको पता होगा। म्यू जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपके मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर्स है उसके अंदर है, पर हालांकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ था इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। और म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है आपको वहीं पे पता चलेगा मैग्नेटिक वाले चैप्टर्स में, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर ये रखा हुआ है। तो टॉर्क ये आ गया। अब देखो के की जगह पे यानी कि सी की जगह पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा होता है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, तो सी की जगह पे म्यू भी आ गया। तो बस अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पता चल जाएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम होता है, सॉरी अंडर रूट के बाय एम होता है, के बाय एम मतलब सी बाय आई होता है ना, यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने सी बाय आई होता है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो सी का वैल्यू आप म्यू भी डालोगे तो ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा अंडर रूट म्यू बी बाय आई, ये ओमेगा आ गया। और अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा को उल्टा कर दोगे तो आई बाई म्यू भी हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई हो जाएगा। बस, तो ये सारे फॉर्मूले आ गए आपके। बस आपको सी का वैल्यू पता चल जाना चाहिए, उसके हिसाब से बाकी सारे वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक टॉपिक है आप और इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन का। देखो अभी तक हमने जो भी ऑसिलेशन पढ़ा है ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका ऑसिलेशन वैक्यूम में हो रहा था और कोई दूसरा मीडियम बाहर में नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम हो, जैसे कि जनरली होता है, आप ऑसिलेशन करवाओगे तो एयर के अंदर करवाओगे, या एयर के अंदर आपने ऑसिलेशन चालू किया, या वाटर के अंदर ऑसिलेशन चालू किया, किसी मीडियम में ऑसिलेशन चालू किया, तो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो भी इस पर फोर्स लगाएंगे, और मीडियम के पार्टिकल्स इस पर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी इंटू बी, और आपका बॉडी जिस डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स लगता है, और इसका वैल्यू होता है माइनस बी बी। बी का जो वैल्यू है, या बी जो है इसको हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट।
ये डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा डैम्पिंग है, कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है किसी मीडियम में। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी अगर आगे जा रहा है तो फोर्स यहाँ लगेगा, बॉडी पीछे जा रहा है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब होगा क्या कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें एक टर्म और ऐड हो जाता है यहाँ पे डैम्पिंग की वजह से। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो था ही, प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन आपको इस तरह से मिलेगा। कैसे आया ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप ये याद कर सकते हो। x इज इक्वल टू, इसका जो x का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, विदाउट डैम्पिंग, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे देखो कितना अजीब सा आ रहा है इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन टू एम कॉज ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, जहाँ पे ए नॉट जो है वो आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड है शुरुआत में कितना एम्पलीट्यूड था। अब इस डैम्पिंग की वजह से बच्चों होता क्या है कि डैम्पिंग एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जी लॉस करवाता है। तो इस डैम्पिंग की वजह से इसका एनर्जी लॉस होता है और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है इसका कम होने लग जाता है, और एक पॉइंट पे जाने के बाद ये रुक जाता है, इसकी जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। तो समझे। तो मान लो स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड हमने ए नॉट लेके रखा हुआ है, और ये पूरा हिस्सा इसका एम्पलीट्यूड है। इसको हमें अगर ए लिख दे तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन टू एम होगा। तो आप देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जा रहा है, राइट। और यहाँ पे जो ओमेगा डैश लिखा है उसका ये वैल्यू होगा अंडर रूट के बाय एम के अलावा माइनस बी अपॉन टू एम का होल स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम पीरियड आपको निकालना है तो टू पाई अपॉन ओमेगा डैश का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर इसके एम्पलीट्यूड पे नज़र रखें हम लोग तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। हालांकि थियोरेटिकली आप देखा जाए तो ये इनफाइनाइट टाइम लगा देता है एम्पलीट्यूड कम होने में, पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, समझे। हाँ, थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लेगा एम्पलीट्यूड जीरो होने में, पर टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। ये आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता है। इसमें लास्ट पार्ट एक और दिया हुआ है विच इज फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन। फोर्स्ड एंड फ्री वाइब्रेशंस, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर कोई पार्टिकल अपने आप इसको अगर आपने इसके मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया और ये अपने आप ऑसिलेट करना चालू किया, तो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। तो जो अपने आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, एक पेंडुलम लिया और एक पेंडुलम को उसके मतलब मेन पोजीशन से हटा दिया और छोड़ दिया, और ये ऑसिलेट करना चालू करेगा अपना, तो ये किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं, इट इज़ 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाई एल होता है ना। तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर सपोज करो एक स्प्रिंग है, उसको आपने थोड़ा सा पीछे लिया और छोड़ दिया, तो ये भी दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करेगा। इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 1/2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है ना, के बाई एम। तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको पकड़ के बाहर से फोर्स लगाकर ऑसिलेट करवाऊँ, बाहर से एक पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे। पीरियोडिक फोर्स मतलब जो फोर्स कंटिन्यूसली जिसका वैल्यू चेंज होता हो पीरियोडिकली एक टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो पीरियोडिक फोर्स होगा जो इस पर हम लगा रहे हैं, उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी। मतलब हम अगर ज़बरदस्ती बाहर से कोई फोर्स लगाकर इसको ऑसिलेट करें, तब तो अपने हाथ में है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की फिक्स होती है कि यही होगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब अपने आप ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। फिलहाल ये जो एग्जांपल है आपका फ्री वाइब्रेशंस का है, और फ्री वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ गए। अच्छा, अगर सपोज करो आपने फोर्स वाइब्रेशन चालू कर दिया, मतलब बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स लगाकर इसको ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हो,
तो वो फोर्स वाइब्रेशन कहलाता है कि हम ज़बरदस्ती इसे वाइब्रेट करवा रहे हैं। और फोर्स वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवा रहे हो उसे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ड्राइवर फ्रीक्वेंसी या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। कई बार ड्राइवर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मैं इसको एन डी लिख देता हूँ इस फ्रीक्वेंसी को, और इस फ्रीक्वेंसी को मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो एन एन लिख देता हूँ। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ये देखा गया है कि इन दोनों के बीच में जितना गैप होगा, मतलब अगर आपका फोर्स वाइब्रेशन हो रहा है तो फोर्स वाइब्रेशन में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंस कम होने नहीं सॉरी उतना ही कम होगा, एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। ये डिफरेंस जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आपके पार्टिकल का ऑसिलेशन जो है वो डिपेंड करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बीच के गैप पे। ये जितना ज़्यादा होगा ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा, समझे। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको 10 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करवा रहे हो, मतलब आप ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हो। इसका मतलब आपके ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज है। गैप देख रहे हो दोनों के बीच में 10 हर्ट्ज का गैप है, तो उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है नेचुरल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे। अब आपने ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, आपने 15 कर दिया, तो आप गैप देखो 5 का हो गया, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ऑसिलेशन का। अगर आपने ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज कर दी, तो गैप दोनों के बीच में और कम हो गया, तो और ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। अगर आपने ये 20 हर्ट्ज कर दिया, मतलब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आप ज़बरदस्ती उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर आप वाइब्रेट करवाने लगो, तो ऐसे केस में आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। तब क्या होता है, इस केस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, और आपका जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना चालू कर देता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तब आपका पार्टिकल ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करना चालू कर देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, समझ गए। तो अगर आप रेजोनेंस का कर्व देखो तो ये कर्व कुछ ऐसा होता है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप कर्व प्लॉट करोगे तो आप देख सकते हो कि अब ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये वो केस है जहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। अगर आपने और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, 25 हर्ट्ज कर दिया, तो देखो गैप फिर से बढ़ गया इनके बीच में, फिर आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जितना बढ़ाते जाओगे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा क्योंकि आपका गैप बढ़ता जाएगा। अगर आपने 20 हर्ट्ज से कम रखा है, 18 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज, तो फिर गैप बढ़ गया, तो फिर गैप बढ़ जाएगा, तो फिर एम्पलीट्यूड गिर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब आएगा जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, और उस केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है नेचुरल और ड्राइविंग। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखो, गिटार देखो आप, तो गिटार के ऊपर हम क्या करते हैं ना, जैसे उंगली कोई फेरता है तो गिटार के जो वाइब्रेशंस है वो अंदर एयर, उसके नीचे देखो बड़ा सा डब्बा रहता है, उस डब्बे के अंदर एयर होता है और वो एयर वाइब्रेट करता है। तो हम क्या करते हैं, हम गिटार के तार को कुछ इस तरीके से फिक्स करते हैं कि अंदर का जो एयर होता है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, तार के लेंथ को सेट करते हैं, ताकि तार से जो निकला हुआ साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके नीचे एयर जो है, उसके नीचे एयर, उसके ड्राइविंग उसकी नहीं, गड़बड़ कर दिया, रुको सुनो। आपका जो तार है आप उसको ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हो, मतलब आप उसको वाइब्रेट करवा रहे हो, तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, तार की जो फ्रीक्वेंसी होगी, अब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अंदर पहुंचेगा, और अंदर क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है, तो एयर उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो आप एयर को क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हो, ये फोर्स वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते हैं, एयर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से इस तार को डिज़ाइन करके रखते हैं, ताकि जब हम फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाएं
तो ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन का ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो उतना ही हो जितना एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिससे एयर जो है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ज़बरदस्ती वाइब्रेट हो। और क्योंकि इस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एयर का मैच कर जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, तो नीचे का जो एयर है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की वजह से साउंड बहुत ज़ोर से आता है। समझे? तो ये एक आध एग्जाम्पल हो गया, और कुछ एग्जाम्पल अगर हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन में तो हम देख लेंगे। सो दिस वाज अबाउट फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों आपका सिनॉप्सिस हुआ खत्म, आपका चैप्टर का पूरा थियरी हुआ खत्म। अगले वीडियो से हम लोग एमसीक्यूज जैसे करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करना चालू करेंगे एमएचटी सीईटी के लिए। ठीक है, थैंक यू।